वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम आपके लिए आज शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक की क्लासेस जो आपके पीएस के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। प्री का जो एग्ज़ाम है तो साइंस और टेक के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने करंट अफेयर यानी साल भर में साइंस और टेक का जो करंट अफेयर था उससे आपके लिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ और 10 से 12 क्वेश्चन हम आज करेंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये हम कम से कम 5 से 6 क्लासेस में आपको इनकी डिटेल दे देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वरुणा किस फसल की किस्म है? तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, चावल, गेहूँ, सरसों और आलू। तो वरुणा है हमारी सरसों की किस्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो वरुणा जो सरसों की किस्म है इसका जो अभी हाल ही में इसमें हुआ क्या है कि जो वरुणा सरसों की किस्म थी इसमें जीन एडिटिंग कराया गया। ठीक है, तो जीन एडिटिंग के थ्रू इसमें क्या किया गया है, कम तीखी गंध वाली सरसों की नई किस्म विकसित की है। ठीक है, तो जो सरसों की किस्म वरुणा थी ये अभी चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें जीन एडिटिंग करके कम तीखी गंध वाली सरसों की किस्म विकसित की है। और इसी से संबंधित एक जानकारी मैं आपको बता दूँ, जो सरसों की तीखी गंध होती है वो होती है ग्लूकोसिलोनेट की मात्रा के कारण। तो जो ये कम तीखी गंध वाली सरसों है इसमें ग्लूकोसिलोनेट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, किसकी मात्रा कम होती है, ग्लूकोसिलोनेट की। और ग्लूकोसिलोनेट की मात्रा कम होने की वजह से ही इसकी जो क्या है, गंध तीखी है, कम तीखी है। ठीक, तो वरुणा क्या है, सरसों की किस्म है। वरुणा चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि इसमें जीन एडिटिंग करके कम तीखी गंध वाली सरसों को उत्पादन किया गया है। और यह क्या है, जो सरसों में तीखी गंध होती है वो किसके कारण होती है, ग्लूकोसिलोनेट के कारण होती है। ठीक है, और ये लगभग इसमें कितना है, 30 एक कुछ क्वालिटी होती है 30 ppm के आसपास इसमें क्या है, आपका ग्लूकोसिलोनेट है। तो ये 3-4 चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको याद करनी ज़रूरी हो जाएंगी कि किस सरसों की किस किस्म में जीन एडिटिंग किया गया है, जीन एडिटिंग करके क्या किया गया है, क्यों किया गया है। और एक और चीज़, जीन एडिटिंग की जो तकनीक इसमें यूज की गई है वो है आपकी क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 जीन एडिटिंग की बहुत ही फेमस तकनीक है, उसी का यूज करके हमने क्या किया है, वरुणा में जीन एडिटिंग किया है और कम तीखी गंध वाली सरसों को इसमें उसकी किस्म हमने विकसित की है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी इस क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन और मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें आप याद ज़रूर कीजिएगा, नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन ड्राइव तकनीक से किस प्रजाति की जनन क्षमता को समाप्त कर दिया गया है? जीन ड्राइव टेक्निक को इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, GDT, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बहुत चल रहा है आजकल, तो उसी की टेक्निक है ये। तो एक प्रजाति यानी मच्छर की प्रजाति को इन्होंने लगभग इससे समाप्त किया है। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेबल होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे जो रोग फैलाने वाले मच्छर हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो मादा मच्छरों की जनन क्षमता को समाप्त किया है किस तकनीक ने, जीन ड्राइव तकनीक से इनकी प्रजाति को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे अप्लाई करेंगे तो जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनसे हमें राहत मिलेगी। इस प्रकार के मच्छरों की प्रजाति को हम समाप्त कर पाएंगे। ठीक, और इससे कुछ कीड़े जैसे कृंतक जैसे आक्रामक प्रजातियों का भी इन्होंने क्या, कृषि में जो कीड़े लगते हैं कृंतक, तो उनके लिए भी क्या करेगा ये उपयोगी, ये जीन ड्राइव तकनीक होगी, जिससे क्या करेंगे, इन कीटों के या मच्छरों की हम क्या करेंगे, जनन क्षमता को समाप्त कर देंगे। जनन क्षमता समाप्त करेंगे तो हमें इनसे मुक्ति मिलेगी और बीमारियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा। ये जो अभी करंट अफेयर साइंस और टेक का वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्पर कैस9 से है। तो क्रिस्पर कैस9 बहुत ही फेमस, बहुत ही क्वेश्चन आना, ये सोचिए कि आप श्योर है कि क्रिस्पर कैस9 से क्वेश्चन आएगा। तो क्रिस्पर कैस9 टेक्निक में कैस9 क्या है, कैस9 क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। और ये किसके लिए काम आता है, क्रिस्पर कैस9 किसकी टेक्निक है, जीन एडिटिंग की टेक्निक है, ठीक। कैस9 क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। और ये कैस9 क्या करता है, इसको एक आणविक कैंची भी कहा गया है। ये क्या करती है, जो इसका प्रोसेस है आपका जीन एडिटिंग में, ये क्या करती है, वहाँ पे जीन को कट करती है, डीएनए वगैरह को कट करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस, आप इसको मेंस जब आपका आएगा तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें डिटेल में, तभी हम इसको समझेंगे। अभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक किसकी है, जीन एडिटिंग की है, ओके। तो इसमें कैस9 क्या है, एक एंजाइम है, और इसमें कैस9 जो एंजाइम वो क्या काम करता है, कैंची का काम करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसमें जो, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है, जो कैस9 है वो क्या है, आणविक कैंची का काम करता है। अब इतना ध्यान रखिए, कैस9 क्या है, कैंची का काम करता है। जो एडिट में जब हम जाते हैं ना, तो एडिट में क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को कट करते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं जैसे। तो ये जो कैस9 है ये आणविक कैंची का काम करता है एडिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीनोम अनुक्रमण की तकनीक नहीं है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग। ये सभी जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ही करंट मैटर हैं, और करंट मैटर में जो जो लास्ट ईयर करंट में जो चला है वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिए हैं। कौन सी जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक नहीं है, बहुत सी टेक्निक है उसकी, दो टेक्निक है, लॉन्ग रीड और शॉर्ट रीड। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जिसमें क्या है, ऊपर से दोनों क्या है, जीनोम अनुक्रमण की तकनीक है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट से ये क्यों रिलेट हुआ है, क्योंकि जो शॉर्ट रीड तकनीक थी ये तो पहले से चल रही थी। पहले आपको थोड़ा जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग बता दें। जीनोम सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, जो डीएनए में 4 क्षार युग्म होते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, इस टाइप से होते हैं, साइटोसिन वगैरह। तो इन चारों के सटीक क्रम का पता लगाना, किसी भी इंसान में, किसी भी जीव में जो उसके डीएनए में जो क्षार युग्म है उनका जो सटीक क्रम है उसके पता लगाने को हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अब तक जो हमारे पास उपलब्ध था, हम क्या करते थे, शॉर्ट रीड तकनीक का यूज़ करते थे, और इससे क्या हुआ था, जो हमारे जीन में जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उन्हीं का हम क्या कर पा रहे थे, सीक्वेंसिंग कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो करंट में हुआ है उसमें क्या क्या है, लॉन्ग रीड जो जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक है उससे क्या किया गया, वाई गुणसूत्र का भी सीक्वेंसिंग कर दिया गया है। अब तक क्या था, अब तक केवल, इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, लॉन्ग रीड। वैसे तो बहुत टाइम से जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है तो करंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता था, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग से जो वाई गुणसूत्र का अनुक्रमण नहीं हो पा रहा था, वाई गुणसूत्र का सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रहा था, उसकी सीक्वेंसिंग करी है इन्होंने लॉन्ग रीड टेक्निक से। तो लॉन्ग रीड टेक्निक इसलिए ज़रूरी हो जाती है जानना। ये भी ज़रूरी है कि किस गुणसूत्र का किया है, वाई गुणसूत्र का किया है, ठीक है। और अब तक शॉर्ट रीड तकनीक से हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम एक्स गुणसूत्र का ही अनुक्रमण कर पा रहे थे, ठीक है। तो अनुक्रमण किसका करते हैं, डीएनए में जो हमारे क्षार युग्म होते हैं, एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग में उनके क्रम का हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ गई जीनोम अनुक्रमण की दो तकनीक, लॉन्ग रीड और शॉर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पेरेंट बेबी, बहुत ही करंट का मुद्दा है। 3 पेरेंट बेबी के तहत किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, एमडीटी, स्टेम सेल, जीनोम अनुक्रमण या क्लोनिंग। तो इसका सही आंसर है एमडीटी। अब इस एमडीटी का फुल फॉर्म क्या है, एमडीटी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक। इसका हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, एमडीटी, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। एम आप कुछ और करके मतलब M4 है इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक ट्रीटमेंट। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन है ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो 3 पेरेंट बेबी है उसके 3 पेरेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है उसके मदर और फादर, और थर्ड होता है डोनर। तो मदर फादर का तो जो आप ये है कि
ओवम और स्पर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा डोनर होता है, डोनर का हम क्या यूज़ करते हैं, उसके ओवम से डोनर होती है एक लेडी, मादा होती है, और उसका हम क्या यूज़ करते हैं, उसके ओम या अंडाणु से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया का हम इसमें यूज़ करते हैं। यानी डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ होगा और जो उसके फादर मदर होंगे उनका क्या होगा, ओवम और स्पर्म यूज़ होगा। तो इसीलिए वो 3 पेरेंट बेबी है। टेक्निक की IVF की है, जो IVF टेक्निक है उसी का एक प्रकार क्या है आपका MDT है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो और ये यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो माता में अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल रोग है तो क्या होंगे, वो माता से संतान में नहीं जाएंगे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया और इसी पर आधारित किया है आपका 3 पेरेंट बेबी की जो संकल्पना है वो क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट का उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आजकल चर्चा में है ये, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, दूसरा इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि जो माता होती है ना, उस माता के माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ नहीं किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ किया जाता है एक डोनर का, और डोनर कौन होगी, एक मादा होगी। ठीक, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आजकल का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाल ही में कैंसर का इलाज किस स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, CAR T सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, MDT या IVF। तो IVF से तो होगा नहीं, MDT मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो जो ये कैंसर का इलाज अभी संभव हुआ है, ये हुआ है आपका CAR T सेल थेरेपी से। अभी जो CAR T सेल थेरेपी है, ये इलाज संभव हुआ है, स्वदेशी तकनीक है पहले तो। ठीक है, और ये कंपनी है इम्यूनोएक्ट, इम्यूनो एडेटिव सेल थेरेपी कंपनी, इम्यूनो एडेटिव सेल थेरेपी कंपनी है। और ये किसके हैं, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के दोनों के सहयोग से इसका जो ये थेरेपी है, इसका इलाज, कैंसर का इलाज संभव हुआ है। तो किसमें किस किस का योगदान है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और IIT बॉम्बे के सहयोग से जो थेरेपी है वो क्या है, CAR T सेल थेरेपी। और एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें जो CAR है, CAR, ये क्या है आपका प्रोटीन है, और इस CAR का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी है। तो CAR क्या है आपका, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी, और ये CAR काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है वो क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, और T सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रतिरक्षी WBC होते हैं। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, WBC, प्रतिरक्षी जो WBC होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये तो बहुत आपके साइंस की बातें आ जाएंगी, लेकिन जितना आपका जनरल नॉलेज में GS में काम आ सकता है वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है CAR T सेल थेरेपी। जो इसमें CAR है, ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर है, ये एक प्रोटीन है। किसने किया है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और IIT बॉम्बे के सहयोग से। और कंपनी अगर आप याद रखना चाहें तो इम्यूनोएक्ट कंपनी है। इम्यूनोएक्टिव में क्या है, इम्यूनो एडिप्टिव सेल थेरेपी कंपनी, या इम्यूनोएक्ट भी इसका शॉर्ट में नाम है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपका मेन रूप से लिम्फोमा और जो आपका ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है उसके इलाज में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया, हाल ही घटना है, शुरू किया गया है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन NQM। इसको शुरू किया गया है 2020, 23, 21 या 24, तो शुरू किया गया 2023 में, और ये कब तक चलेगा आपके 2031 तक ये मिशन पूरी तरह से इसमें सफलता पाने का वो है। और इसमें जो आवंटित रुपए हैं वो आपके हैं 6000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वांटम मिशन कब शुरू किया गया है, 2023 में।
अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं क्वांटम मिशन से संबंधित, जो आपके क्वांटम मिशन को हमने लक्ष्य क्या है इसका, यही है कि हम क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे अच्छी क्षमता वाले, 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट की क्षमता वाले हमने क्वांटम कंप्यूटर बनाने हैं, ठीक है। और क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना है हमें, और इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करना है। तो मेन तो ये है आप क्वांटम कंप्यूटर से कि हमें बहुत अधिक अच्छी क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने हैं, और हमें क्वांटम संचार, हमें बहुत ही सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क को स्थापित करना है। मिशन का उद्देश्य यही है, सुरक्षित नेटवर्क हो, जल्दी नेटवर्क की स्पीड अच्छी हो, नेटवर्क सुरक्षित हो। इसीलिए अब भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है क्वांटम क्या है। अब ये जो क्वांटम है ये जो ये करता है आपके क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, और क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्वांटम भौतिकी के नियमों का प्रयोग करती है, ठीक है। और क्वांटम भौतिकी के नियम क्या हैं, एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर पदार्थ व ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो 2 सिद्धांत पे काम करते हैं, एक तो सुपरपोजिशन और दूसरा एंटेंगलमेंट। एक होता है सुपरपोजिशन और दूसरा एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पे काम करते हैं। नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पे काम करते हैं आपके क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो आपके पहले चलते थे वो क्या होते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर। तो इससे आगे हम एक और क्वेश्चन अभी आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के, क्वांटम मिशन से यार क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड और बताएंगे। क्वेश्चन है क्यूबिट क्या है। तो अभी हम आपको क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बता रहे थे। तो क्वांटम कंप्यूटर में ही, क्वांटम टेक्नोलॉजी में ही क्या आता है, क्यूबिट। तो क्यूबिट क्या है, आपके 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, विद्युत ऊर्जा की इकाई, परमाणु ऊर्जा की इकाई। क्वांटम कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की जो मूल इकाई है वो क्या है आपके, क्यूबिट, QUBIT। और जो क्लासिकल कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर आजकल चलते थे, वो क्या है आपके, उसमें इंफॉर्मेशन की मूल इकाई है बिट। और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन की मूल इकाई क्यूबिट। अब ये जो क्यूबिट है, इसमें जो आपके क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या होता था, आंसर या तो 0 या 1, 0 और 1 बाइनरी चलता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिट है वो 0 और 1 को मिला करके, एक संयुक्त करके जो आएगा वो क्या है, इसमें इसकी मूल इकाई है, ठीक है। 0 और 1 की संयुक्त अवस्था, जो क्वांटम बिट क्यूबिट है वो क्वांटम बिट है, वो क्या है, 0 और 1 की संयुक्त अवस्था है। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में क्या आता है, 0 या 1, बाइनरी में क्या आएगा, या तो 0 या 1। इसमें क्या आएगा, क्यूबिट में 0 और 1 की संयुक्त अवस्था, और ठीक है। और जो ये आपके क्यूबिट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल क्यूबिट और लॉजिकल क्यूबिट। ज़्यादा अभी हमने जानना नहीं है, फिलहाल इतना जानिए। एक फिजिकल क्यूबिट होता है, एक और क्या होता है हमारा, लॉजिकल क्यूबिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, AI से, क्वांटम कंप्यूटिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या ग्लोबल वार्मिंग से। तो आप अगर बिना पढ़े जाएंगे तो आप कुछ भी ऑप्शन को आंसर लगा सकते हैं। तो यह है AI। AI का मतलब आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ब्लेचले घोषणा पत्र जो है वो संबंधित है हमारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम में, UK में, लंदन के बकिंघम शायर में ब्लेचले पार्क है, ठीक है। तो लंदन में एक पार्क है, UK लंदन में एक पार्क है, ब्लेचले पार्क। तो उस ब्लेचले पार्क में विश्व का पहला AI सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, ठीक है। विश्व का पहला AI सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है, और उसी में ब्लेचले घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, AI से। कहाँ अपनाया गया इसे, ब्लेचले पार्क में, जहाँ विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है, और इसमें भारत ने भी भाग लिया है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं ब्लेचले से। ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, AI से, ठीक है। ब्लेचले कहाँ है,
ब्लेचले पार्क कहाँ है? आपके लंदन में है, बर्किंघमशायर में। यहाँ पर क्या हुआ था? विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था और उसी में ब्लेचले घोषणा पत्र को अपनाया गया। यह क्या है? एआई सुरक्षा संबंधी दुनिया का पहला समझौता है और यहाँ पर इसमें क्या निर्णय लिया गया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जितने भी जोखिम होंगे उनके लिए मिल करके क्या करेंगे? काम करेंगे। इसमें किस किस ने हस्ताक्षर किए? यूरोपीय यूनियन तथा 28 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए, जिसमें क्या है? भारत भी शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ 28 देशों ने ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और तो एआई की सुरक्षा से आपका संबंधित है। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। कहाँ पर ब्लेचले पार्क है, किससे रिलेटेड है, वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों अपनाया गया। ठीक, तो सारी बेसिक चीज़ें जितनी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकती थी मैंने आपको बता दिया है। जितना हम बोलते हैं अगर आप वो ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। आजकल एआई बहुत ज़्यादा, जितनी चीज़ें अभी साइंस और टेक में हमेशा चीज़ें जो आती हैं वो करंट से रिलेटेड आती हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में जो चीज़ें रहती हैं वो आती हैं। नई चीज़ें ही साइंस टेक में पूछी जाती है। साइंस में बेसिक पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी के पार्ट में हमेशा आपको नई चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और है, भारत का एआई मॉडल है। भारत के एआई मॉडल का नाम क्या है? कृत्रिम, सोरा, परम या डेल? तो कृत्रिम क्या है? भारत का एआई मॉडल है और इसको जो इंग्लिश में लिखा गया है वो लिखा गया है KRUTRIM, कृत्रिम लिखा गया है और हिंदी में इसे क्या लिखा गया है? कृत्रिम लिखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका भारत का एआई मॉडल। इसी प्रकार गूगल के हैं और आपका ओपन एआई का चैट जीपीटी है, ये भी क्या है? आपका एआई मॉडल है, चैट जीपीटी। गूगल का इसमें बार्ड और शोरा है। जो ये डेल है ये भी आपका गूगल का है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर के भारत का जो अपना एक एआई मॉडल है वो है आपका कृत्रिम। तो इस तरह से मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन कराए हैं ये आपके जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, गूगल का बार्ड और सोरा ये क्या है? गूगल के एआई मॉडल है। भारत का एआई मॉडल है कृत्रिम। ठीक है, ओपन एआई का चैट जीपीटी। सभी इन चीज़ों को जानते होंगे। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है? हमारे एआई मॉडल हैं। ठीक, तो 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। तो हम इन क्वेश्चन के लिए कम से कम जितने हमारे पास अवेलेबल है का पार्ट हम 5 से 6 क्लासेस जितनी भी लगेंगी हम आपको करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से वीडियो को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए।